नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखिका बछेंद्री पाल द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझते हैं। 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से रवाना हो गई, जबकि एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था ताकि वह लेखिका और उसके अभियान दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले कठिन हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार, जो कि शेरपा लैंड का एक सबसे अधिक शहरी क्षेत्र है, अधिकतर शेरपा इसी स्थान और यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से लेखिका ने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा, जिसे नेपाल के लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए लेखिका ने एक भारी बर्फ का बड़ा सा प्लूम देखा जो कि पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। लेखिका को बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। शिखर पर जाने वाले हर एक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, खास तौर पर खराब मौसम में। फिर भी लेखिका एवरेस्ट के प्रति असामान्य रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब लेखिका और उसके अभियान दल 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो उन्हें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसने से लहोत्से की तरफ से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए उदासी को देखकर कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो कि अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने एवरेस्ट अभियान दल को पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो कि हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ता चिन्ह युक्त करके सभी बड़ी कठिनाइयों का निरीक्षण ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर जो है वो बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले लेखिका और उसके अग्रिम दल को एक और मृत्यु की खबर मिली। दरअसल जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। एवरेस्ट शिखर को लेखिका ने 2 बार देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन लेखिका ने एवरेस्ट पर्वत और इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। लेखिका हैरान होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को ध्यानपूर्वक देखती रही। दूसरे दिन नए आने वाले ज्यादातर सामान को लेखिका और उसके अग्रिम दल हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और तकनीकी कार्यों के बारे में लेखिका और उसके अग्रिम दल को काफी जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू और लेखिका साथ साथ चढ़ रहे थे। अग्रिम दल के पास एक वॉकी टॉकी था जिससे वे अपने हर समय की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब अग्रिम दल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 ही महिलाएं थी, अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा। अंत में साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। जब लेखिका अप्रैल में बेस कैंप में थी तब तेंजिंग अपनी सबसे छोटी बेटी डेकी के साथ अग्रिम दल के पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के हर एक सदस्य और हर एक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब लेखिका की बारी आई तो लेखिका ने अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। इसके बाद तेंजिंग थोड़ा हंसे और लेखिका से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर उन्होंने लेखिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लेखिका लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग और तशारिंग लेखिका की तंबू में थे, जबकि एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। तभी एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से
ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और काफी तेज आवाज के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका और अन्य अग्रिम दल के तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और वे तुरंत ही काफी तेजी से लेखिका को बचाने की कोशिश में लग गए। वहां पर थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने लेखिका के चारों तरफ की जमे हुए बर्फ की खुदाई की और फिर लेखिका को उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को सुबह 8 बजे तक अग्रिम दल के सभी सदस्य कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया। अग्रिम दल के नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। तभी कर्नल खुल्लर लेखिका की तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम डरी हुई थी? फिर लेखिका ने कहा, जी हाँ। फिर कर्नल खुल्लर ने कहा, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? फिर लेखिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं। जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची तो लेखिका ने अगले दिन की अपनी चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। लेखिका ने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया तो उसने लेखिका को चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। लेखिका काफी परेशान थी क्योंकि लेखिका को अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। साउथ कोल, जो कि पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन लेखिका सुबह 4 बजे उठ गई। फिर लेखिका ने बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद लेखिका लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी बाहर खड़ा था और कोई भी उसके आसपास नहीं था। अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके वजह से उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था या फिर अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने लेखिका से पूछा, क्या वह उसके साथ जाना चाहेंगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन होगा। इसके अलावा यदि अंग दोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। लेखिका को फिर भी अंग दोरजी पर विश्वास था और साथ साथ वह चढ़ने की क्षमता और कड़ी मेहनत के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं